उपलब्ध है। डॉक्टर कन्नीमोजी एनवीएन सोमू, डॉक्टर कन्नीमोजी एनवीएन सोमू। Sir, in the POCSO, the adolescent age groups between 17 to 18 who become a victim, what are the protections toward them and what are the compensations provided to them? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने शोषण से उत्पीड़न बचाने के लिए कानून बनाया गया है। उस कानून को 2019 में इस अधिनियम को बदलकर हमने अब सख्त कानून को मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया है, जो कि अब जो पहले कानून था उसमें परिवर्तन करके अब ऐसे कानून की कोई भी ऐसे घिनौना हरकत अगर बच्चों के साथ किया है तो उसको मृत्यु दंड देने तक का प्रावधान इस सरकार ने किया है, तो अब वो नहीं बच सकते। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, माननीय श्री नीरज डांगी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मेरा पहला सप्लीमेंट्री प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस आयोजित करने का कार्य करता है, इन दोनों परीक्षाओं के आयोजन में एनटीए पूरी तरीके से अलग पैटर्न का इस्तेमाल करता है। एनटीए निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे सुनिश्चित करता है? जब नीट 20 लाख छात्रों के लिए एक ही पेपर के रूप में आयोजित किया जाता है, जबकि जेईई मेंस लगभग 15 लाख छात्रों के लिए 10 अलग अलग पेपरों में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रश्नों का अलग अलग पैटर्न है और कठिनाई स्तर भी अलग अलग होते हैं। साथ ही जेईई के प्रश्न पत्रों में बार बार होने वाली गलतियों और त्रुटियों से छात्रों के मनोबल पर भी प्रभावित करती है। एनटीए पिछले कुछ वर्षों से सर, मैं प्रश्न पे ही आ रहा हूं सर, भूमिका बनाए बिना सर प्रश्न बैठेगा नहीं। लंबा भूमिका लेंगे आप तो फिर सर बात तो रखनी पड़ेगी, इतना बड़ा इशू पूरे देश में चल रहा है सर, बाकी लोगों को भी मिले। सर नीट एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा है और इसमें परिणाम बार बार संशोधित किए जाते हैं। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के अंदर बोनस अंकों का प्रावधान कैसे है, यह संगठन के घोटाले को स्पष्ट करता है। धन्यवाद। भविष्य में ऐसी भविष्य में ऐसी समस्याओं और अनियमितताओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एनटीए ने क्या कदम उठाए हैं और सरकार द्वारा एनटीए को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? धन्यवाद सर। उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि नीट और जेईई मेन अलग किस्म की क्वेश्चन होती है, अलग पद्धति है, स्वाभाविक है। एक में आप इंजीनियर ढूंढ रहे, एक में डॉक्टर ढूंढ रहे, तो अलग ही होगा, दोनों का स्टाइल अलग होना है। दूसरी बात है कि बार बार माननीय सदस्य के तरफ से ये कोशिश किया गया कि लीक हुआ है, ऐसा कुछ बार बार गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो कोर्ट की अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें, जो मैं हमारी तरफ से माननीय सदस्य को बताया भी गया है कि मैं कोर्ट कर रहा हूं, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रीट पिटीशन हुआ था 335/2024 पैरा नंबर 84 में अगर हम देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है, हेंस sufficient material is not on record at present which indicates a systemic leak or systemic malpractice of other forms। तो मैं थोड़ी सी पोर्शन कोट कर रहा हूं, और उसके बावजूद हमारी सरकार में जब से ये प्राप्त हुआ रिपोर्ट, हमने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में कमेटी बन चुकी है, जो कमेटी अपना रिकमेंडेशन बहुत लगातार उन्होंने 23 दिनों से लोगों के साथ सलाह की, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की। यहाँ पे हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर थम्बी दुराई जी है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट किए। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया और उसके बाद केंद्र सरकार को उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है, बहुत सारे रिकमेंडेशन हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने उसको लागू भी कर दिया है। जैसे मैं 1-2 रिकमेंडेशन बता सकता हूँ कि उसमें हमने डायरेक्टर लेवल में 16 पोस्ट की वहाँ पे नई पोस्ट इंक्लूड किया गया, उसमें से डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर 8-8 करके उसमें नए पोस्ट क्रिएट किए गए, उसमें नियुक्ति भी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि स्वच्छ व्यवस्था से एग्ज़ाम हो और
हम पूरी इसमें विश्वास रख सकते हैं, पूरी देश विश्वास रख सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम कोई भी मैल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय नीरज जी ब्रीफली मैं तो बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठा रहा हूं जिसपे पूरे देश के छात्रों का भविष्य निर्भर कर रहा है। सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ी बात है। सवाल पूछिए। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है, क्या सरकार मानती है कि जिस परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ उसकी पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी वहां के परीक्षा प्रभारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की थी? यदि हां, तो क्या अब तक कितने अधिकारियों के खिलाफ निलंबन या कानूनी कार्रवाई की गई है? और क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों की निगरानी को और अधिक कठोर बनाने पर विचार कर रही है? धन्यवाद। 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 उपसभापति महोदय के आज मैं पहले बता चुका हूं कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ उन्होंने 5 चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है और जिसमें ऐसे 45 एक्यूज्ड इन नीट यूजी पेपर ऐसे स्टूडेंट पाए गए हैं और जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करने की जिन्होंने ऐसी इंस्टेंसेस पाए गए हैं जिन्होंने शायद मैल प्रैक्टिस करने की कोशिश की है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। लेकिन आदरणीय उपसभापति महोदय, बार बार ऐसे कोशिश किया जा रहा है कि क्वेश्चन, जैसे मैंने महामहिम सुप्रीम कोर्ट का भार्डिक्ट को कोट किया, लेकिन ऐसे कोशिश किया जा रहा है कि लीक हुआ है। थोड़ा इतिहास भी देख ले, हम देख ले इतिहास में क्या हुआ था। अगर आए एम्स पीजी, तब पीजी एम्स का एग्जाम होता था। 2006 में इंसिडेंट पेपर लीक और मैल प्रैक्टिस रिपोर्ट किया गया। ICAI 2007, सुनिए ना, अरे अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा। 2007 में कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT बोला जाता है, क्वेश्चन लीक हुआ था। CLAT 2009, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2009 वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू द सस्पेक्टेड क्वेश्चन पेपर लीक। ये बहुत सारे इंस्टेंसेस है, मैं बोलता चला जाऊंगा तो इतना बड़ा लंबा लिस्ट है, तो मैं बोलना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, बट हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो भी ऐसे छिटपिट घटना अगर घटती है, नीट एग्जाम में भी जितने भी 2-4 केसेस ऐसे हमारे सामने आए हैं, हमारी सरकार उसमें व्यवस्था ली है और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। ऑलरेडी 5 चार्जशीट दाखिल किया गया है। तिरुचु शिवाजी, क्वेश्चन। Thank you, sir. Sir, I want to substantiate the question which was asked by Mr. Neeraj Dangi, for which I think we didn't get the reply. The CBI has filed a charge sheet, 5 charge sheet, in the NEET UG exam paper theft case against a total of 45 accused. First of all, it's not only a theft case, it's a leakage. We would point outly ask how many public servants are involved in this leakage and what actions have been taken. It's a very clear question. It's not some students or someone who has appeared for the examination. Thank you. It is a leakage from the main center, how it was leaked and how many have been identified, how many cases have been booked on them, how many are accused and arrested. Thank you, sir. उपसभापति महोदय, अगर I would like to answer Tiruchu Shivaji, who is the respected member of this house, through you, that already Supreme Court has given the verdict that there is no systemic leakage. So if we call it is a leakage, then I think we are disobeying or disrespecting the verdict of the Supreme Court. Then sir, I would like to mention also that our government, first time, before that, what is the leakage, the definition was not clear. हमारी सरकार ने पहली बार द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 यहाँ पे लाया गया हमारी सरकार के समय में, जिसके द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन में ऐसी धांधली जैसी चीज अगर आती है तो उसमें क्या क्या पनिशमेंट होगा, लीकेज क्या है, पनिशमेंट की दायरा बढ़ाया गया कि अगर कोई पर्सन रिपोर्टिंग अनफेयर मीन्स अगर वो स्टूडेंट है अगर ले रहा है, सो shall be punished with imprisonment for a term not less than 3 years, but which may extend up to 5 years and fine up to 10 lakh rupees. अगर कोई सरकारी सर्विस प्रोवाइडर जो सिस्टम में है, the service provider shall be liable to be punished
with a fine of up to 1 crore rupees and with the recovery proportionate cost of examination, it shall be barred from conduct of public examination for the next 4 years. Please take it. So, हमारी सरकार ने, our government has made the provision and we made the rule. Here response we have given. We made the rule, and with the help of this rule, there are so many provisions in this rule, we can carve the incident of the leakage. And in this incident, whatever the Shivaji is mentioning, in that incident, already I mentioned, if there is no systemic leakage as mentioned by the Honorable Supreme Court. So obviously, the steps should be taken or will be taken against those people who have availed the unfair means. So that's why the students, those 45 students, we have informed the authority where they are studying. We have informed those authorities. The authority will take the appropriate decision. Thank you. Dr. M. Thambi Durai. Dr. M. Thambi Durai. Thank you very much, sir. Honorable Minister mentioned my name. I appeared before the Radhakrishnan Committee. That's a fact. Sir, I want to know from the Honorable Minister, because of these coaching centers of Mashroom coaching centers, NEET examination, other centers, the students of the +1 not attending classes, they are going there. And also because of the aspiration of the students going there to get admission for MBBS and other courses, that these centers, all the root cause for this kind of leakages may be there, I doubt. Because I may correct or not. These centers, Kota, other place, what people, Tamil Nadu people are going to Kota, write examination. Some people are, because your state going, why they are going? Now the centers, there is, first, let's let whether government come forward to ban these coaching centers. Because to even get the primary school, we have to get the permission. But coaching centers, commercially they are running, lakhs of money people are losing. Whether the government come forward, first ban this kind of coaching centers, which may be the root cause for these leakages. Thank you. Manya Mantri ji. Sir, Upsavapati Mohoday, as I mentioned, Dr. Thambi Durai, one of the senior member of this house, and he participated in that discussion. So, according to his opinion, the coaching center may be one of the reasons of this kind of leakage. So we have made some, as I mentioned in my previous answer, that in the Act, the Public Examination Prevention and Unfair Means Act, we have made some, act through which we can punish those people who will try to breach in the system. And we are trying to strengthen our system, so that no one can breach into our system of examination. And we are, even NTA is using CCTV. They use the metal detector for the students, for the searching of the students. And they are taking several steps. And the Radhakrishnan Committee also, they have recommended that there should be a relationship between the state government and as well as the central government for conduction of this kind of examination. Even to implement this recommendation of Radhakrishnan Committee, we made one steering committee with 4 members. That steering committee is looking after the recommendation, how they are getting implemented. And they are observing, they have already conducted 3 meetings within this period, and they are looking after the implementation of all these recommendations of Radhakrishnan Committee. And I feel that if the recommendation of, if we implement the recommendation of Radhakrishnan Committee fully, then I think this type of incident will be curbed.